बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हेनरी फॉयल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अहम प्रिंसिपल्स हैं, आइए देखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ हेनरी फॉयल्स 14 प्रिंसिपल्स, हम जरा प्रिंसिपल को समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या चीज होता है। अ प्रिंसिपल रेफर टू ए फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल एक फंडामेंटल, एक जो बेसिक ट्रुथ होता है उसकी तरफ इशारा करता है और इसकी बेस होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, इसी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम सामने रखें तो हमारी थॉट एंड एक्शन की एक इक्वेशन सेट होती है। सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ बेस्ड ऑन लॉजिक, जो कि प्रोवाइड करती है गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फर्दर एक्शन। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर। हेनरी फॉयल फोकस करता है कि आप स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब पे काम करें और जॉब्स को डिवाइड करें, फिर सब डिवाइड करें और उनको असाइन करें जो इसके कैपेबल हैं, जिनका एक्सपीरियंस है। तो जितनी आप जॉब डिवाइड करते चले जाएंगे या सब डिवाइड करेंगे और फिर आप असाइन करेंगे किसको, ह्यूमन रिसोर्स को, तो उतने अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। नंबर 2, पार्टी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात हमेशा याद रखें कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। आपने किसी को अथॉरिटी दी तो जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप देंगे, और अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, फिर ही ये बैलेंस बनेगा और फिर ही उस चीज का रिजल्ट आएगा फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्राइविंग। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस। इस प्रिंसिपल के तहत जो आपका सबऑर्डिनेट है ही मस्ट बी रिपोर्टेबल टू वन बॉस एट वन टाइम। अगर एक से ज्यादा बॉसेस हो जाएंगे तो कंफ्यूजन बनेगी और लैक ऑफ लॉयल्टी डेवलप होगी कि भाई मैं बॉस ए की बात सुनूं या मैं बॉस बी की बात सुनूं। तो प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस इज मोर इफेक्टिव एज पर हेनरी फॉयल देन एनी अदर प्रिंसिपल। नंबर 4, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है आपकी, उसमें यूनिटी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं और जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनको आप इकट्ठा करें और उनका एक एक्शन प्लान बना दें। उसकी बेस पे वो मूव, जितना हो सके चीजों को इकट्ठा करें और फिर उनको एज ए वन टास्क आगे लेके चलें। नंबर 5, इक्विटी। अब इक्विटी हम हेनरी फॉयल की टर्म में किसको कहते हैं? इक्विटी हम कहते हैं फेयरनेस को, काइंडनेस को और जस्टिस को। फॉयल ये कहता है जो आपके एम्प्लॉइज हैं, आपने उनको ट्रीट करना है विद काइंडनेस एंड इक्विटी, तो फिर ही आपको उनसे डिवोशन मिलेगी। अगर आप फेयर नहीं हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, या अगर जो इक्विटी है जैसे मैंने अभी बोला उसके असूल को आप फॉलो नहीं करते, तो आपको डिवोशन फ्रॉम एम्प्लॉय साइड नहीं मिलेगी। इसका मकसद ये है कि जो आपका मैनेजर है ही मस्ट बी इम्पार्शियल एंड मस्ट ट्रीट एम्प्लॉइज विद इक्विटी एंड फेयरनेस। सिमिलर पोजीशन पे लोग बैठे हैं तो उनके साथ भी ट्रीटमेंट सिमिलर होनी चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 6 है ऑर्डर। This principle is concerned with proper and systematic arrangement of things and people, कि तमाम चीजें इन ऑर्डर हों। मिसाल के तौर पे कोई आपकी सॉलिड चीज है, कोई प्रोडक्ट है, तो पता हो वो कहाँ पड़ा है, सो जब कभी उसकी जरूरत पड़े तो आपको वो उधर से मिल जाए। इसी तरह जो बंदों की ड्यूटीज हैं वो ऐसी जगहों पे लगी हों जो एक ऑर्डरली मैनर में, एंड इफ यू वांट टू कॉल समवन तो आप आसानी से उसको बुला सकें। डिसिप्लिन हम कहते हैं कि सबऑर्डिनेट शुड रिस्पेक्ट देयर बॉसेस एंड ओबे देयर ऑर्डर्स, कि जो सबऑर्डिनेट है अपने बॉस के ऑर्डर को रिस्पेक्ट दे और फिर उसको ओबे करे, उसको इंप्लीमेंट करे। अगर वो ऐसा करता है तो चीजें डिसिप्लिन में है, और अगर जो सबऑर्डिनेट है वो अपने बॉस की बात को ना रिस्पेक्ट दे रहा है ना ओबे कर रहा है, तो फिर आप रिजल्ट नहीं ले सकते। नंबर 8, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल से मुराद ये है
कि आपका सबॉर्डिनेट इनिशिएटिव ले टू स्टार्ट हिज जॉब, तो इतनी उसमें मोटिवेशन हो कि वो खुद से काम करना शुरू करें, तो इससे रिजल्ट पॉजिटिव आता है। नंबर 9, फेयर रेम्यूनरेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक जो टीम है आपके साथ नहीं खड़ी हुई डिवोटेडली, उस वक्त तक रिजल्ट लेना एज पर टारगेटेड टाइम इज टफ। तो आपने फेयर रेम्यूनरेशन कि जितना काम ले रहे हैं उतना आप पे भी कर रहे हैं, इस असूल को फॉलो करना है। नंबर 10, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब आपने एक बंदे को डिप्यूट किया है किसी एक खास जॉब के लिए, ओके, फॉर एग्जांपल वो आपका सबॉर्डिनेट यू नीड फॉर 1 ईयर और आप उसको 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में आउट कर देते हैं, तो वो टेन्योर की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन उसमें सफर करेगी। जो सबॉर्डिनेट है वो तो फिर किसी जगह पे लग जाएगा, बट वो जिस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उसने पूरी करनी थी, वो पूरी ना हुई, तो ये भी आपके लिए एक डिस्ट्रप्शन और अपसेट वाला माहौल डेवलप हो जाएगा। नंबर 11, स्केलर चेन। फॉयल डिफाइंस स्केलर चेन एज द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू लोएस्ट, कि जो उनकी हाईएस्ट अथॉरिटी है टुवर्ड्स लोएस्ट उन्होंने जाना है, इसको वो स्केलर चेन कहता है। फर्दर फॉयल ये एक्सप्लेन करता है कि हर ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, मैसेज, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेनेशन इसी स्केलर रूल के तहत आगे प्रोसीड होनी चाहिए। नंबर 12, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखें जी कि ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत बड़ी होती हैं और इसमें बहुत सारे जो हैं वो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इन तमाम सबऑर्डिनेट्स का इंटरेस्ट डेवलप करना टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये मैनेजर की ड्यूटी है। तो ये जब तक जनरेट नहीं होगा कि सारे एज ए टीम एक बात की तरफ नहीं सोचते, तो उस वक्त तक आप वो अचीवमेंट नहीं ला सकते जो, तो आपने इस असूल को फॉलो करना है। नंबर 3, एस्पिरिट डी कॉप्स। इसका मतलब है हार्मनी अमंग द मेंबर्स। तो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन है, हार्मनी होना और फिर उनको एक पेज पे लेके चलना, ये एस्पिरिट डी कॉप्स कहलाएगा। और इसकी जो बेस है ये है यूनिटी ऑफ कमांड। नंबर 14, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें वो कहता है कि सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, कि तमाम अथॉरिटी टॉप लेवल पे मौजूद है। इन अदर वर्ड्स, सेंट्रलाइजेशन इज ए सिचुएशन इन विच टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। मतलब ये है कि जब अथॉरिटी टॉप लेवल पे है तो इट मींस जो डिसीजन मेकिंग है वो भी टॉप लेवल पे मौजूद है। डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो हर दूसरे लेवल पे मौजूद है। अच्छा, अब आपने सेंट्रलाइजेशन पे जाना है या डिसेंट्रलाइजेशन पे जाना है, मींस के जो डिसीजन मेकिंग पावर आपने कहां रखनी है। तो इसकी जो बेस है ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या कितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो उसूल है उस वक्त लगेगा कि बड़ी में क्या आप लगाना चाहते हैं, छोटी में क्या लगाना चाहते हैं, तो इट इज योर विल। और यहां पे ये हम कह सकते हैं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं सबऑर्डिनेट्स की, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कम करना चाहते हैं तो फिर आप उसको सेंट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं होंगे। तो जो जितना डिसीजन मेकर होता है उतना ही ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे किसके, हेनरी फॉयल के। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई आप मजीद क्लैरिटी चाहते हैं, फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स, तो मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।